बुलाना चाहूंगी अपने अगले पैनलिस्ट को, राहुल अग्रवाल जी, प्लीज आप मंच पर आएं। सीके रियल एस्टेट के डायरेक्टर हैं राहुल अग्रवाल जी, और हर युग में हर किसी का सपना होता है कि अपना घर होना चाहिए, और उसी सपने को साकार कर रहे हैं राहुल अग्रवाल जी। यूके से एमबीए की पढ़ाई की, फिर अपने वतन वापसी की, और अपने वतन के लोगों का सपना पूरा कर रहे हैं अपने पिता के आदर्शों पर चलकर। उनके मार्गदर्शन के साथ ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन के जरिए दिखाते हैं इनके जीवन के संघर्ष और अब तक क्या इन्होंने हासिल किया। आज के समय में खुद का घर खरीदना किसी सपने से कम नहीं, और बुरहानपुर के लोगों के इसी सपने को पंख दे रहा है सीके ग्रुप। यूके की यूनिवर्सिटी से एमबीए करने के बाद सीके ग्रुप के प्रमोटर और ओनर राहुल अग्रवाल ने वतन वापसी की, जिसके बाद इन्होंने अपने पिता नरेंद्र कुमार अग्रवाल की प्रेरणा और संस्कार को अपने जीवन में उतार लिया। पिता के मार्गदर्शन से इन्होंने बुरहानपुर शहर को विकसित करने का लक्ष्य लिया, जिसके चलते इन्होंने शहर में पहली आधुनिक सुविधाओं से लैस टाउनशिप और डुप्लेक्स का निर्माण किया। इनके द्वारा शहर को दी गई सौगातों में सीके ग्रीन, सीके ग्रैंड 2 और सीके गैलेक्सी शामिल हैं, जो हाईवे से जुड़े होने के साथ बाकी कई सुविधाओं से युक्त हैं। पर्यावरण प्रेमी होने के नाते इन्होंने सभी टाउनशिप्स में पर्यावरण का पूरा ध्यान रखा है। इनकी सोच हमेशा यही रही है कि शहर के लोगों को अपने ही शहर में रोजगार मिल सके। इसके चलते आपके परिवार में पॉलीमर बैग्स का व्यवसाय भी शुरू किया है। समाज और लोगों के प्रति इनका सेवा भाव बहुत सराहनीय है। आइए आपको मिलवाते हैं ऐसी ही शख्सियत से। और अब मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी अपने अगले पैनलिस्ट को, मंगल सेन वर्मा जी को, सीनियर डेप्यूटी जनरल मैनेजर हैं जेएमसी प्रोजेक्ट्स इंडिया लिमिटेड से। प्लीज आप मंच पर आएं। देखिए, साफ पानी मिले ये तो बेसिक नीड है, सभी को मिलना चाहिए, लेकिन बुरहानपुर के लोगों ने इस समस्या को काफी लंबे समय तक झेला है। लेकिन नगर निगम के साथ मिलकर जेएमसी प्रोजेक्ट्स इंडिया लिमिटेड किस तरीके से एक आवर्धन योजना को लेकर आया, जल आवर्धन योजना को, और उस योजना ने अब तक कितना काम किया और आगे आने वाले समय में कितना काम वो योजना कर पाएगी, ये आपको ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन के जरिए हम दिखाते हैं। विरासतों की भूमि, कई पुरानी परंपराओं और धरोहरों को समेटती ऐतिहासिक नगरी बुरहानपुर, प्राकृतिक खूबसूरती के आंचल में समाया, इतिहास के कई पन्नों से रूबरू करवाता। मध्य प्रदेश का ये बुरहानपुर शहर पर्यटन नगरी के तौर पर भी जाना जाता है। आज यहाँ के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड मिसाल बन रहा है, और इसकी सबसे बड़ी वजह है बुरहानपुर नगर निगम की सक्रियता, स्वच्छता, हरियाली, हेल्दी लाइफस्टाइल या बात हो सामाजिक गतिविधियों को लेकर जन चेतना जगाने की। बुरहानपुर नगर निगम का काम हमेशा से सराहनीय रहा है। आम लोगों के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराना ही नगर निगम का सबसे बड़ा उद्देश्य है। जल आवर्धन योजना, सीवरेज योजना जैसी कई बड़ी कल्याणकारी योजनाएं नगर निगम की टीम ने सफल अंजाम तक पहुंचाई हैं। जनसेवा के लिए तत्पर बुरहानपुर नगर निगम की उपलब्धियों का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आज आम लोगों को अपनी छोटी बड़ी समस्याओं के लिए नगर निगम के चक्कर नहीं काटने पड़ते, बल्कि अब लोगों को ऑनलाइन ही अपनी समस्याएं दर्ज करवाने की सुविधा दी जा रही है। बुरहानपुर में खारे पानी की समस्या हमेशा से लोगों की परेशानी की एक बड़ी वजह बनी हुई थी। नगर निगम ने शहरवासियों की इस समस्या को न सिर्फ संज्ञान में लिया, बल्कि जेएमसी प्रोजेक्ट्स इंडिया लिमिटेड के साथ मिलकर बुरहानपुर जल आवर्धन योजना की शुरुआत की। 142 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट की शुरुआत कर नगर निगम शुद्ध पानी से जुड़ी कई परेशानियों पर विराम लगाने की तैयारी कर रहा है। जेएमसी प्रोजेक्ट इंडिया लिमिटेड के सहयोग से ये बुरहानपुर वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट राज्य सरकार के हर घर को मिले शुद्ध पानी के सपने को साकार करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
50 mld वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कैपेसिटी के साथ ये जल आवर्धन योजना बुरहानपुर की जनता को कई बड़ी सौगातें देने वाला है। योजना के तहत शहरवासियों को 24 घंटे पानी दिया जाएगा। साथ ही बिना मोटर के 3 मंजिल तक पानी पहुंचाने की सुविधा भी जनता को उपलब्ध कराई जाएंगी। शहर को शुद्ध पेयजल की आपूर्ति करवाने में बुरहानपुर नगर पालिका निगम का ये प्रोजेक्ट क्रियान्वयन नियुक्त जेएमसी प्रोजेक्ट्स इंडिया लिमिटेड मुंबई एजेंसी को दी गई। उनके द्वारा 5 वर्ष तक योजना का संचालन और संधारण भी रहेगा। ये योजना बुरहानपुर शहरवासियों की तरक्की में मील का पत्थर साबित होगा, जिससे प्रशासन और जनता को काफी फायदा होने वाला है। एक बार जोरदार तालियां जरूर बजा दीजिए और मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी अतुल वर्मा जी को। प्लीज़ आप मंच पर आएं और हमारे दोनों खास पैनलिस्ट को बुके देकर उनका स्वागत करें। तालियां बजती रहनी चाहिए, तालियों में कंजूसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी मौका मिलता है किसी के सम्मान में तालियां बजाने का और अपनी खुशी जाहिर करने का। आज वो मौका है, उस मौके को सेलिब्रेट करते हैं। एक्सरसाइज भी हो जाएगी साथ में हाथों की, तो तालियां बजती रहनी चाहिए लगातार। तो देखिए, इस पैनल के ज़रिए हम जानेंगे कि आगे जल की समस्या जो बुरहानपुर हमेशा से फेस करता आया है, सामना करता आया है, उस समस्या से किस तरीके से निपटारा आगे पाया जाएगा और वो तमाम विकास के कार्य जिनको गति दी जानी है वो किस तरीके से होंगे। और इस पैनल को मैं और आसिफ मिलकर आगे बढ़ाएंगे। आइए पूजा। और हमारे साथ देखिए, जब हम बात करते हैं बिल्डिंग न्यू मध्य प्रदेश, बिल्डिंग न्यू निमाड़, बिल्डिंग न्यू खंडवा बुरहानपुर, तो उसमें 2 मजबूत बिल्डर्स, बॉडी बिल्डर्स होने ज़रूरी हैं। हमारे साथ राहुल जी हैं और इसके साथ साथ हमारे साथ मंगल सेन वर्मा जी हैं। मैं आप दोनों का बहुत स्वागत करता हूं। शुरुआत मैं राहुल जी आपसे कर रहा हूं। पहला सवाल ये, यूके से पढ़ाई और काम निमाड़ में, कर्मभूमि निमाड़, चाहते तो वहाँ पर भी अपना कुछ स्टार्ट कर सकते थे, बहुत कुछ स्टार्ट कर सकते थे आप। क्या चीज़ें खींच लाई आपको निमाड़? देखिए, इसके 2 कारण हैं। एक सबसे पहला कारण तो है मेरे फादर जो है मतलब वो यहाँ से ही बुरहानपुर से ही उन्होंने बिज़नेस चालू किया है और वो यहाँ पर बहुत टाइम से बिज़नेस कर रहे थे। हमारी फैमिली बुरहानपुर में ही बिज़नेस करी थी। उनका हमेशा एक सोचना रहा है कि बाहर जाके कोई काम करने की बजाय या बाहर वालों को कोई काम या टैक्स प्रॉफिट मुनाफा देने की बजाय अपने लोग, अपने सिटी या अपने देश या अपने स्टेट की तरक्की, उन लोगों को कोई डेवलपमेंट और फैसिलिटीज़ देना, यही सबसे बड़ा उनका मोटो रहा है उनके बिज़नेस में भी। और उन्होंने हमेशा मुझे इसी चीज़ की प्रेरणा दी है कि भाई आप बाहर पढ़ के, बल्कि बाहर से सीख के वो चीज़ें जो आप बाहर सीख रहे हैं और आप अपने वहाँ अप्लाई करके अपने लोगों को दे सकते हैं, वो आप यहाँ आकर दे, बजाय वहाँ पर ही वो सीख कर उसको अप्लाई करने के। एक ये बहुत बड़ा कारण रहा है। और दूसरा कारण रहा है, डेफिनेटली मेरा जन्म बुरहानपुर में ही हुआ है, तो जैसे मेरी जन्मभूमि भी बुरहानपुर है, तो यहाँ की गलियाँ, रोड्स, गलियाँ, सब एरिया सब नोन है बहुत ज़्यादा। तो जब मैं बाहर पढ़ने गया तो मैंने वहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर देखा, तो डेफिनेटली जो यहाँ कमियाँ थी वो मुझे फील हो रही थी कि भाई बुरहानपुर में क्या कमियाँ हैं या उसको क्या चीज़ चेंज करके उसको बेटर किया जा सकता है। अब यहाँ कमी जो है, हर आदमी कभी यहाँ से पढ़ के वहाँ पर पढ़ के वही कर लेगा। तो ये सिटीज़ जो हमारे जन्मभूमि है, जहाँ पर कुछ डेवलपमेंट हम कर सकते हैं, जिसकी कमियाँ हम लोगों को मालूम है क्योंकि हम बचपन से यही पले बड़े हैं, तो वो नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। तो भाई इसीलिए ही मैंने ये आप देखिए, राहुल जी हो या देवांश जी हो, इन्होंने, इन युवाओं ने ठाना कि पढ़ाई हम ठीक है बाहर करेंगे, कोई बात नहीं, ज्ञान अर्जित करेंगे, लेकिन सेवा करने मातृभूमि की और अपनी कर्मभूमि भी इसे बनाएंगे। तालियां हो जाए ऐसे युवाओं के लिए जो सोचते हैं अपनी धरती के लिए, अपनी माटी के लिए। मंगल सर, आपके पास आ रहा हूँ। सर, आपका बड़ा शुक्रिया। बड़ी पुरानी मांग थी यहाँ के लोगों की कि पानी की परेशानी है, साफ पानी लोगों तक पहुँचे, और जो फर्स्ट फ्लोर पर रहते हैं, सेकंड फ्लोर पर रहते हैं, उनको भी बड़ी दिक्कत है प्रेशर की। तो जून तक हम मान के चलें कि जब भारी गर्मी होगी अगले साल, तो लोगों की वो दिक्कत दूर हो जाएगी, पानी मिलेगा। सर बिल्कुल मिलेगा।
ये स्कीम के बारे में मैं बता दूं आप सबको। ये हाँ सर, आवाज़ आ रही, बोलिए सर। ये स्कीम जो है ना 142 करोड़ की स्कीम है, जिसमें डिजाइन बिल्ड कॉस्ट 117 करोड़ है। इसके कंपोनेंट वाइज मैं बता देता हूँ आपको। एक एनीकट है जो ताप्ती नदी के ऊपर बन रहा है, 217 मीटर उसकी विड्थ है और उसकी हाइट 10 मीटर है। उसी के बगल में एक इंटेक वेल है जिसकी कैपेसिटी 50 MLD की है, जहाँ 3 पंप स्टेब्लिश हो गए। उससे थोड़ा दूर आएंगे अगर 3 किलोमीटर पे, तो वहाँ पे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, जहाँ पे ये जो पानी वहाँ से पंप होके आएगा उसकी प्रोसेसिंग, उसकी साफ़ सफाई, उसकी गुणवत्ता का निर्धारण होगा। उसके बाद पंपिंग करके इसको सिटी में भेजा जाएगा, जहाँ यहाँ पे 8 हमने एलिवेटेड सर्विस रिजर्वायर, जिनको वाटर टंकी बोलते हैं, वो बनाए हैं डिफरेंट जोन में। एग्जिस्टिंग 4 टैंक और है, तो ऐसे करके पूरे शहर को 12 जोन में बांटा गया है। वहाँ से पानी को फिर से पब्लिक रेजिडेंट के घर तक टैप लगा के हम लोग देंगे इसको। राहुल जी, मेरा अगला सवाल आपसे रहेगा। हम देखते हैं उम्मूमन लोग प्रॉपर्टी में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन किस जगह पर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें ये उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। जगह को सिलेक्ट करना, कहीं सिलेक्शन गलत ना हो जाए तो फिर पूरा इन्वेस्टमेंट आप जानते हैं किस तरीके से रहेगा। बुरहानपुर की बात करेंगे, यहाँ पर प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना कितना ज़्यादा सेफ है, कितना सही है, और क्या आप इस मंच के ज़रिए लोगों तक जानकारी पहुँचाना चाहेंगे प्रॉपर्टी के इन्वेस्टमेंट को लेकर? देखिए, बुरहानपुर में इन्वेस्टमेंट करना ऐसे तो सेफ़ है, बट कुछ जानकारी एज अ कस्टमर होना ज़रूरी होती है। जो अवेयरनेस मैं आपको अभी बता रहा हूँ, वो अवेयरनेस अभी लोगों में धीरे धीरे आ रही है। पहले ये एक प्रॉब्लम थी। बेसिकली छोटे सिटीज़ में क्या होता है, लीगल कॉलोनी के साथ साथ इलीगल कॉलोनीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। इलीगल कॉलोनीज़ वो कॉलोनीज़ होती है, देखिए कोई भी सिटी का एक जो विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, जिसको एक डेवलपमेंट प्लान बनता है, मास्टर प्लान बनता है, जो सिटी के 10-15 साल के फ्यूचर को देखते हुए मास्टर प्लान बनाया जाता है। वो सरकार बनाती है, उसमें कहाँ से रोड्स निकालना है, कहाँ से रोड्स जाएंगे, कहाँ से रिंग रोड्स, हाईवेज़ बनेंगे, कहाँ रेसिडेंशियल एरिया होना चाहिए, कहाँ कमर्शियल होना चाहिए, ये सब चीज़ें डिसाइड होती हैं। तो जब कोई लीगल कॉलोनी बनती है तो उसको ये नॉर्म्स को सबको फॉलो करना होता है। वो रेसिडेंशियल एरिया में ही रेसिडेंशियल कॉलोनी बना सकते हैं। रोड्स जहाँ से जाने वाले हैं वहाँ पर वो प्लॉटिंग या कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हैं। बेसिक एमिनिटीज़, फैसिलिटीज़ नहीं होती है। सरकार में वहाँ पे जब परमिशन के लिए जाते हैं लीगली कंस्ट्रक्शन के लिए, तो कंस्ट्रक्शन के लिए परमिशन नहीं मिलती है। बैंक लोन्स नहीं होते हैं। तो ऐसी जगहों पे इन्वेस्ट करना कहीं पर भी रिस्की रहता है, वो चाहे बुरहानपुर हो चाहे कहीं पर भी हो। लेकिन बाकी ऐसे जहाँ लीगल कॉलोनीज़ है, लीगल परमिशंस वाली जगह है, वहाँ पर डेफिनेटली सेफ़ है बुरहानपुर में इन्वेस्ट करना। ये है कि धीरे धीरे अवेयरनेस बढ़ रही है अभी जो है कस्टमर्स में, बट फिर भी इसमें सरकार को और कस्टमर्स को, थोड़ा मीडिया को, सबको मिलकर साथ देकर ये करना होगा कि कस्टमर अवेयरनेस भी हो और इलीगल डेवलपमेंट पे रोक भी लगाई जाए, उन पर एक्शन भी लिया जाए। भी होता है कि जो लीगल कॉलोनीज़ होती है उसमें सरकार को एक बहुत बड़ा टैक्स बेनिफिट रहता है, जो टैक्स कलेक्शन होता है, जिससे वो आगे सिटी का जो है उद्धार करती है, बेनिफिट करती है, उसमें डेवलपमेंट करती है। वो सब चीज़ों में भी सरकार को बेनिफिट नहीं होता है। इसके लिए लीगली अपने कुछ नॉर्म्स हैं, एक्शंस है, कुछ सेक्शंस बने हुए हैं लॉ में, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं होती है स्ट्रिक्टली। तो ये सरकार को ज़रूर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है कि इन चीज़ों को जो रोके और इस पर कार्रवाई करें। मंगल सर, आपसे सवाल है। जेएमसी प्रोजेक्ट का एक तो ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो हम 142 करोड़ की लागत से बना रहे हैं लोगों को साफ पानी पहुंचाने के लिए। इसके अलावा और क्या प्रोजेक्ट्स अभी चल रहे हैं सर? फ्यूचर प्रोजेक्ट्स क्या है अभी हमारे? अभी मैं करंट में आपको बता दूं कि जहाँ तक वाटर डिवीज़न का काम है, जेएमसी कल्पतरू का एक ही कंसर्न है, पेरेंट कंपनी कल्पतरू है। तो कंपनी के पास में अभी वाटर डिवीज़न के 33 प्रोजेक्ट्स हैं। आपको यहाँ एमपी में हमारे 5 प्रोजेक्ट हैं, उड़ीसा में 10 प्रोजेक्ट हैं, ऐसे यूपी में 7 प्रोजेक्ट हैं, झारखंड, बिहार, पंजाब और छत्तीसगढ़ में भी प्रोजेक्ट्स हैं। तो ऐसे करके, और बाहर विदेश में भी हमारा मंगोलिया में प्रोजेक्ट है, मालदीव में है और श्रीलंका में प्रोजेक्ट है। ऐसे करके 33 प्रोजेक्ट जो है ना अभी रनिंग में है, और अभी फर्दर भी जो है ना बहुत स्कोप है हमारे को प्रोजेक्ट आने का, जिसमें से हमने उज्जैन का जो प्रोजेक्ट था इंदौर में, उसको हमने कभी सर के एनवीडीए का था, वो यहाँ पे खरगोन में और यहाँ पे चल रहा है। दोनों मतलब सिमिलर टाइम में आए थे, तो लगभग 80-85 के बीच में वो प्रोजेक्ट पूरे हो गए हैं।
तो उनका भी टारगेट मार्च में कुछ कंप्लीट प्रोजेक्ट्स करना पूरे भी हुए हैं सर अभी? है। मैं बताया ना आपको, उज्जैनी का इंदौर में प्रोजेक्ट है, वो हमने पिछले साल ही कमीशन कर दिया जो था। प्रोजेक्ट्स पूरे हो गए उसके बाद से इलाके के लोगों का कितना भला हो गया सर? क्योंकि साफ पानी अगर पहुंच जाता है तो आदमी कम से कम एक चिंता से मुक्त हो जाता है। नदियों को कनेक्ट करने का प्रोजेक्ट था, उसमें मतलब अभी वो पानी जो है ना वहाँ लेके आना था हमको उज्जैन से इंदौर की तरफ, तो वो सक्सेसफुली कमीशन हो गया है। पिछले अभी 2-3 दिन पहले ही हैंडओवर भी हुआ है। तो जहाँ तक यहाँ सिटी की बात है, तो खरगोन और ये दोनों प्रोजेक्ट अभी चल रहे हैं। हमने लगभग 14,000 कनेक्शंस जो है ना कर दिए हैं, सिर्फ मीटर और टैपिंग बाकी है। तो ये जब सक्सेसफुली मतलब लोगों को जो है ना पानी मिलेगा, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि सभी लोग बहुत खुश रहेंगे। और हमारा चूँकि 5 साल का मेंटेनेंस है, फर्दर भी रेजिडेंट की जो भी रिक्वायरमेंट रहेगी वो भी हम उस ड्यूरेशन में पूरी करेंगे। और अच्छा शुद्ध पानी जो है ना पब्लिक को मिलेगा और 12 महीने मिलेगा। और जो अभी समस्या लोग झेल रहे हैं, चाहे वो खारे पानी की समस्या है, चाहे वो भारी पानी है, चाहे उसमें इम्प्यूरिटीज़ है, जिसकी वजह से और बीमारियां और तकलीफ़ें होती है, वो सब का निदान हो जाएगा। और हम लगातार उसके लिए प्रयासरत भी रहेंगे 5 साल तक। राहुल जी, अगला सवाल आपसे रहेगा। आपने ऐतिहासिक शहर बुरहानपुर में इतिहास रच दिया है। एक बहुत आपने आधुनिक सुविधाओं से लैस एक टाउनशिप और डुप्लेक्स का जो निर्माण किया है, सबसे पहले मैं चाहूँगी कि उनके लिए तालियां बजनी चाहिए, क्योंकि इस तरीके के एक टाउनशिप आपने बनाया है जो कि तमाम तरह की मॉडर्न फैसिलिटीज़ से लैस है। किस तरीके की फैसिलिटीज़ उसमें लोगों को मिलने वाली हैं? मैं चाहूँगी आप एक बार विस्तार से डिस्क्राइब करें, बताएं दर्शकों को कि क्या क्या फैसिलिटीज़ उसमें रहेंगी। देखिए, इसमें जो हम लोगों ने कॉलोनीज़ या टाउनशिप्स डेवलप करी हैं, इसमें सबसे पहले तो सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए कवर्ड कैंपस पूरा करा है, जिससे जो है सिक्योरिटी कॉलोनी के अंदर बहुत बड़ा महत्व रखती है। बच्चे या बुज़ुर्ग कोई भी घूमते हैं, चलते हैं, जो महिलाएं दिन में अकेली रहती हैं, उनकी सेफ्टी को देखते हुए चारों तरफ से ऊंची बाउंड्री वॉल्स हैं, जिससे कोई भी अननोन पर्सन वहाँ पर ना एंट्री कर सके। सिंगल एंट्रेंस रखा है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा सर्वेलेंस और चेक किया जा सके। दूसरी चीज़ ये है कि पूरे तरीके से क्लीनलीनेस को ध्यान रखते हुए जो है सीवेज जो है पूरा अंडरग्राउंड रखा है। प्रॉपर फैसिलिटीज़ की हर प्लॉट वाले को, हर घर वाले को जो है पानी की सुविधा जो मिले और पानी जो है वो उसको प्रोवाइड करे। इसके लिए पाइपलाइंस, अंडरग्राउंड पाइपलाइंस की हुई हैं पूरी तरीके से। अब आप जब इंश्योर कर रहे हैं लोगों को, तो एक सवाल है लोगों का, वो पूछना चाहता हूं मैं आपसे। जो आप पानी सप्लाई करेंगे, उसके बाद लोगों को घरों में आरओ लगाने की आवश्यकता तो नहीं है, या आरओ लगाना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगी, बिल्कुल। क्योंकि इसका जो है ट्रीटमेंट प्लांट वहाँ बन रहा है, आप लोगों ने इसमें स्नैप में भी उसमें दिखाया है, वो पूरा प्रोसेसिंग के तहत आएगा। उसमें एलम है, क्लोरीन है, चूना है, उसका सारा प्रोसेसिंग है और उस फिल्टर मीडिया के थ्रू निकल के आएगा। और उसके बाद आने के बाद में उसमें ज़रूरत नहीं पड़ती कि फर्दर कोई ट्रीटमेंट करने का ज़रूरत। देखिए, इस बात पर तो तालियां बजनी चाहिए। 2022 तक आपके घरों में स्वच्छ पानी मिलेगा, आरओ लगाने की ज़रूरत भी आपको नहीं पड़ेगी। एक सवाल राहुल जी आपसे रहेगा। आप लोगों के सपनों का घर बनाते हैं, आपके सपनों का बुरहानपुर कैसा है? कैसे देखते हैं आप प्रगतिशील बुरहानपुर को? देखिए, बुरहानपुर को मैं बहुत ही अच्छा मतलब डेवलप, बुरहानपुर में बहुत स्कोप है। अभी बुरहानपुर देखिए, कोई भी एक जो प्रोग्रेस होती है जो वो बहुत ऑर्गेनिक होती है, मतलब डायरेक्टली फर्स्ट से 100 नहीं होता, फर्स्ट सेकंड थर्ड होता है। अब बुरहानपुर अभी बहुत इनिशियल स्टेज पर है, इसमें बहुत अभी डेवलपमेंट का स्कोप है। और जो है रियल स्टेट हो, चाहे इंडस्ट्रीज़ हो, चाहे फार्मिंग हो, बुरहानपुर एक ऐसी सिटी है जिसमें देखिए फार्मिंग भी, आज केले के फार्मिंग के लिए बुरहानपुर बहुत नोन है। इंडस्ट्रीज़ के लिए भी आज जो है पावर लूम्स, स्पिनिंग मिल्स, काफ़ी इंडस्ट्रीज़ बुरहानपुर में हैं। और रियल स्टेट में भी जो है काफ़ी अब जो है अच्छा डेवलपमेंट पूरी तरीके से हो रहा है। तो मेरे हिसाब से जो है बुरहानपुर में स्कोप बहुत है डेवलपमेंट का भी, जिसको 10-20 साल तो मिनिमम जो है अभी इसमें स्कोप की कोई कमी नहीं है एटलीस्ट। और उसमें एक अच्छा डेवलप्ड स्मार्ट सिटी टाइप का जो है एक सिटी को मैं देखता हूँ। एक छोटा सवाल सर आपसे पूछता हूँ, आप कितने सालों से बुरहानपुर को बदलते हुए देख रहे हैं और क्या चेंजेस आपने महसूस किए हैं? देखो, मेरे को यहाँ आए हुए 3 साल हुए हैं। जैसा मेरे साथी ने बताया कि यहाँ डेवलपमेंट के बहुत स्कोप है, क्योंकि पता नहीं किस तरीके से इतने दिन अच्छे गवर्नमेंट भी रही हैं, बट उतना ध्यान नहीं दिया। मैं तो पानी की भी बात करूँ तो पानी के लिए यहाँ पे नदी थी, बरसात में और सर्दियों में थोड़ा बहुत पानी मिल जाता है, लेकिन बाद में गर्मियों में बहुत क्राइसिस हो जाती है। तो एक तो ये समाधान है। दूसरा,
मैं देख रहा हूँ कि ओल्ड बुरहानपुर और नए बुरहानपुर में भी काफ़ी अंतर है। जब हम नए बुरहानपुर को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ किसी ऐसे शहर में आ गए हैं जहाँ छोटी छोटी सड़कें हैं, रास्ते क्लियर हैं, अच्छे घर बने हुए हैं। और वही हम देखते हैं, चूँकि हमको तो रूट तक जाना पड़ता है, तो देखते हैं इतना कंजशन है, कहीं कहीं 2.5 फुट की गलियाँ हैं, साइकिल वाला ही साइकिल लेके निकलता है सिर्फ। और अगर हम जहाँ वहाँ पाइपलाइन का काम करने जाते हैं तो लोगों की तकलीफ भी हमें समझ में आती है कि वो क्यों वरी है। हर आदमी ये चाहता है कि अगर आज पाइपलाइन डलना है तो आज ही वो सारे प्रोसेस ख़त्म हो जाए, जो कि पॉसिबल नहीं है। पर हम अधिकतर ये कोशिश करते हैं कि जल्दी हो जाए। तो सर बहुत धन्यवाद कहता हूँ मैं आपको। वर्मा सर बहुत शुक्रिया आपका। राहुल भाई जी आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। पूजा थैंक यू सो मच। तो देखिए बात तो यहाँ पर आपके सपनों के आशियाने की भी हुई है और उस आशियाने में आपको स्वच्छ जल मिले उसकी भी बात हुई है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी राजीव त्रिपाठी जी को। प्लीज़ आप मंच पर आएँ और हमारे दोनों पैनलिस्ट का आभार व्यक्त करें प्लीज़ सर। तालियां बजती रहनी चाहिए क्योंकि बात आप ही से जुड़ी है, बात आप ही के हित की है, आपके घर से जुड़ी है, आपकी बेसिक नीड से जुड़ी है। और उन तमाम बातों का जिक्र आज हम इस कार्यक्रम के जरिए कर रहे हैं जो सीधे आपके जीवन पर, आपकी जिंदगी पर असर डालती है। तो तालियों में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का।